बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान पीवाईक्यू सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में 10th क्लास का एक चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे देखिए आए हुए क्वेश्चंस हर साल एक या दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो हम 10 साल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला सवाल है जो 2025 में पूछा गया है, विच सब्सटेंस हैज द लोएस्ट पीएच। देखिए, जितना कम पीएच होगा उतना एसिडिक सॉल्यूशन होगा। पीएच की वैल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। ये पीएच निकालने का फॉर्मूला है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा, जो कि यहां माइनस लगा है, पीएच उतना लो होगा। यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज किया जाए तो पीएच की वैल्यू लो हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी और सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, यानी मोर एसिडिक। तो हमें यह बताना है इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, क्योंकि जो ज्यादा एसिडिक होगा उसी का पीएच कम होगा। तो गैस्ट्रिक जूस बेसिकली HCl पाया जाता है और ये एसिडिक नेचर होने की वजह से इसका पीएच जो है वो आपके किताब में लिखा हुआ है 1.2। हालांकि इसका रेंज होता है, हायर क्लास में जाएंगे तो 1.2 से लेकर 3 तक चलता है या 3.2 तक चलता है। लेकिन चलिए, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक जूस के पीएच की वैल्यू 1.2 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसके पीएच की वैल्यू 10 दिया हुआ है, 7 से ज्यादा है, इसीलिए बेसिक नेचर का है। यहां ये डी ऑप्शन हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एनसीईआरटी बुक में इसकी हाईएस्ट पीएच वैल्यू लिखे हुआ है 14। सबसे ज्यादा पीएच का रेंज होता है 14 तक। लेमन जूस ये भी एसिडिक नेचर का होता है। लेमन जूस बेसिकली सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है और इसका पीएच का वैल्यू 2.2। हालांकि ये भी रेंज में होता है, लेकिन इसके पीएच की वैल्यू 2.2 होती है। तो चारों ऑप्शन के मैंने पीएच लिख दिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा था लोएस्ट, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ए, गैस्ट्रिक जूस HCl, पीएच की वैल्यू 1.2 यानी नियरली 1 के आसपास। जबकि लेमन जूस सिट्रिक एसिड है, 2 एसिड दिए थे, 2 बेस दिए थे। हाईएस्ट पूछता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द पीएच एट विच टूथ डिके स्टार्ट। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है कि टूथ डिके कब स्टार्ट होगा। तो आंसर तो बड़ा आसान है, जब पीएच की वैल्यू 5.5 से कम होती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इसको, तो जो टूथ या टिथ हमारा है उसका जो आउटर कवरिंग है वो बना हुआ है एक हार्डेस्ट सब्सटेंस का। इस हार्डेस्ट सब्सटेंस को इनेमल कहते हैं। व्हाइट कलर का होता है और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। याद रखेंगे, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, मींस एक्वस मीडियम में ये व्हाइट कवरिंग इनेमल डिसॉल्व नहीं होता है, बट ये कोरोड होता है, यानी डिस्ट्रॉय होता है, डिग्रेड हो जाता है इन एसिडिक मीडियम। और वो एसिडिक मीडियम होगा जब पीएच 5.5 से कम होगा। एसिडिक मीडियम में ये कोरोड हो जाएगा। याद रखें, ये जो है ये बना हुआ है बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट का। इसी सब्सटेंस को डैमेज करता है एसिडिक मीडियम। तो जब एसिडिक मीडियम माउथ में कैसे आते हैं, तो याद रखिए, माउथ में बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया क्या करता है, रिलीजेस एसिड। बैक्टीरिया एसिड रिलीज कब करता है, बाय डीकंपोजिंग। जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन प्रोसेस माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे फूड को, और वो भी मेनली, ये फूड मेनली शुगर या
या स्टार्च अगर रखे हुआ है, यानी स्टार्च और शुगर का डाइजेशन प्रोसेस बैक्टीरिया माउथ में ही शुरू कर देता है। ये माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं वो इस फूड मटेरियल को, यानी वैसा फूड मटेरियल जिसमें शुगर के कंसंट्रेशन या स्टार्च के कंसंट्रेशन ज्यादा पाए जाते हैं, उसको डिकम्पोज करके एक एसिड बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करता है। और ये एसिड माउथ के अंदर एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है। उस एसिड के प्रेजेंस में कैल्शियम फॉस्फेट डिग्रेड होना शुरू हो जाता है या इनेमल डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टूथ डिके प्रोसेस स्टार्ट होता है। पीएच जब 5.5 से कम हो जाएगा, यानी एसिडिक एनवायरमेंट आ जाएगा तब। तो ये इंफॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेम सवाल है, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ, ये तो अभी हमने देखा, इज इक्वल टू 5.5, ग्रेटर देन 5.5, इज इक्वल टू 6, लेस देन 5.5, लेस देन है। ये सिंबल याद रखिएगा, ये पीएच होता है, ये सिंबल है लेस देन 5.5, यानी 5.5 बड़ा है, पीएच छोटा है। तो करेक्ट आंसर तो यही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज, अच्छा अब देखिए एसिडिक रेन क्या होता है। तो जब वाटर में एसिड मिक्स हो जाते हैं तब बनता है एसिडिक रेन। अच्छा, ये एसिड जो होते हैं ये बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हो सकते हैं, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो सकते हैं। ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व होकर बनाते हैं सल्फ्यूरस एसिड। वाटर के साथ अगर ये मिक्स होगा, आप देख लो H2O के साथ मिक्स होगा तो सीधे आप मिक्स कर दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है H2SO4। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इसके साथ मिक्स हुआ तो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 3 और 1 4 हाइड्रोजन, यहां पर मिक्स कीजिए, इन दोनों को मिक्स कीजिए, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको ब्राउन गैस भी कहते हैं, अगर वाटर के साथ मिक्स होता है तो ये मिक्सचर ऑफ एसिड बनाता है, नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड है। ये सब वाटर में जब आ जाते हैं तो ये सल्फर डाई, सल्फर ट्राई और ब्राउन गैस यानी ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन बनाते हैं एसिडिक रेन। और पीएच वैल्यू इसकी लेस देन 5.6 होती है, 5.6 से कम। रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखेंगे तो पीएच इज लेस देन 5.6, एसिडिक रेन के लिए 5.6 से कम होना चाहिए, टूथ डीके के लिए 5.5 से कम और एसिडिक रेन के लिए 5.6 से पीएच की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको जहन में रखने हैं। अगला सवाल है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, मार्बल कहिए या कैल्शियम कार्बोनेट कहिए। कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट कलर का सॉलिड है जो इनसॉल्युबल नेचर का होता है वाटर के अंदर। कैल्शियम कार्बोनेट को ही मार्बल कहते हैं, यही का नाम है लाइम स्टोन। फॉर्मूला CaCO3 सॉलिड, याद रखें ये वाइट कलर सॉलिड है या क्रिस्टल है, इनसॉल्युबल इन वाटर, अच्छा ये बनता कैसे है? ये तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसका आंसर मार्बल का। मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको बता देता हूं। प्रिपरेशन ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही स्लैक लाइम जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर अटैक करे या हम पास कराएं तो पहले तो फॉर्मेशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, पहली बात। दूसरी चीज, यहां से वाटर रिलीज होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो स्लैक लाइम को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देता है, मिल्की कलर हो जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से ये डिसॉल्व नहीं होता, ये प्रिसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, पानी में नहीं घुलता है, तो नीचे जाकर डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कलर मिल्की हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये जो दिया हुआ है ये फॉर्मूला है स्लैक लाइम का फॉर्मूला है, जो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने से बनता है। ये आपका क्विक लाइम है,
ये क्विक लाइम है और रिएक्शन यहीं पे समझिए, इसी क्विक लाइम में जब हम वाटर को डिसॉल्व करा मतलब वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो ये बनता है स्लैक लाइम, और फिर स्लैक लाइम पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अटैक कराते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप मार्बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, ये सेम सवाल है। ये कैल्शियम ऑक्साइड मेरे ख्याल से ये गलत दिया, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। अगर वैलेंसी एक्सचेंज करके आप देखें तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मार्बल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये बात भी गलत है। स्लैक लाइम ये भी गलत है। करेक्ट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ, चलिए ये हमने फर्स्ट चैप्टर को जब डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस, तो वहां भी आया था ये रिएक्शंस। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो बताया है मैंने, स्लैक लाइन पर क्लोरीन गैस पास कर देंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। ये है स्लैक लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइन वाटर भी कहते हैं। इस पर क्लोरीन गैस अगर हम पास कर दें तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर। साथ में वाटर रिलीज होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो है क्विक लाइम और क्लोरीन गैस नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कह रहे हैं। अच्छा बर्न लाइम भी यही है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही बर्न लाइम कहते हैं। लाइम बॉन्ड कहलाता है बॉन्डिंग रिएक्शन की वजह से। कैल्शियम का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन एक तरह का कंबशन प्रोसेस है, कंबशन को बॉन्डिंग कहते हैं। तो क्विक लाइम भी कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम और क्लोरीन ये सब गलत जवाब है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड तो मैंने बताया, कैल्शियम ऑक्साइड पे क्लोरीन गैस पास करने से डायरेक्टली ये नहीं बनता है। पहले हम इस ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके क्विक लाइम बनाते हैं, क्विक लाइम पर क्लोरीन गैस पास कराते हैं, तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। चलिए द ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंटेड, सेम कहानी सेम फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। हाँ बहुत ज्यादा, अगर मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था पहले चैप्टर में, इसको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो इसके कंपोजिशन के एतबार से इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, या ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। इसमें क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर, इस वाले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, जबकि इस वाले क्लोरीन का -1 है। दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का -1 +1 है, एवरेज निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। कैल्शियम का +2 है, ऑक्सीजन का -2 है। चलिए नेक्स्ट, मिल्की कलर फॉर्मेशन इन लाइम वाटर ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ड्यू टू। चलिए अभी बताया था मैंने, वही सवाल है ये देखिए, लाइम वाटर का मतलब स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये टू यहां नहीं है, CO2 गैस पास करते हैं। तो भाई स्लैक लाइन पे कार्बन डाइऑक्साइड पास कीजिएगा, कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा और इसी की वजह से मिल्की कलर अपीयर होता है। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अभी इससे पहले ही। एंड स्टिंग हैज विच एसिड, अच्छा जो चींटी होता है उसके स्टिंग में कौन सा एसिड रिलीज होता है या पाया जाता है, तो समझो सिट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है लेमन में या सिट्रिक फूड वगैरह में पाया जाता है। दूसरी बात, अगर हम टार्ट्रिक एसिड की बात करें, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में पाया जाता है, इमली जिसको कहते हैं, इमली में पाया जाएगा। एसिटिक एसिड, विनेगर बहुत फेमस एग्जांपल है। एसिटिक एसिड कार्बन कंपाउंड में भी इसको पढ़ना है। एसिटिक एसिड ये विनेगर में पाया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है एसिटिक एसिड का, जिसमें 4 से 5% या समटाइम्स 8% एसिटिक एसिड होता है, बाकी रिमेनिंग वाटर होते हैं। 90 से 95%, 92%, वो डिपेंड करेगा एसिटिक एसिड कितना डाला गया है। तो एसिटिक एसिड मान लीजिए लेस देन 10% होता है और वो मोर देन 90% वाटर होता है, इसी को हम विनेगर कहते हैं। बचा मिथेनोइक एसिड, देखिए ये IUPAC नाम है फॉर्मिक एसिड का, मिथेनोइक एसिड या इसी को कहेंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला वाइज HCOOH, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। अब देखिए ये स्टिंग ऑफ या तो एंट रहे चींटी
या हनी बी देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें जो हनी बी होता है उसके स्टिंग में भी पाया जाता है, यही है फॉर्मिक एसिड। या फिर नेटल लीव्स, नेटल प्लांट होते हैं, इसके लीव्स में पाया जाता है, इनके लीव्स में भी पाए जाते हैं ये फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड की वजह से ही एक तरह से आप देखते हैं जब चींटी काटती है तो स्वेलिंग शुरू हो जाती है या इचिंग शुरू हो जाती है, वो सिर्फ इस एसिड की वजह से। एसिटिक एसिड का वैसे आईयूपीएसी नाम अगर मैं लिखूं तो इसको इथेनोइक एसिड कहते हैं बेटा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो ये कुछ ऐसे ही मैंने आपको पढ़ा दिया। वैसे टार्ट्रिक एसिड सिर्फ इमली में नहीं पाए जाते, ग्रेप्स में भी पाए जाते हैं, अंगूर, खट्टा अंगूर, या फिर बनाना, केले में, इसमें पाए जाते हैं। चलिए खैर आगे हम लोग बात करेंगे। सिट्रिक फ्रूट तो हम जानते हैं इसलिए उसको देख लेंगे। अगला क्या बोल रहा है, लीव्स ऑफ नेटल हैव स्टिंगिंग हेयर एंड सेक्रेट, फिर वही मिथेनोइक एसिड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। अभी पढ़ाया मैंने, लीव्स ऑफ नेटल, ये प्लांट होता है उसके लीफ में ये पाए जाते हैं। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड यहां पर एक्स्ट्रा आया है। एसिटिक एसिड विनेगर पढ़ा चुके हैं, सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट पढ़ाया है, ऑरेंज वगैरह, ऑरेंज वगैरह भी आएगा इसके, लेमन कह लीजिए, ऑरेंज कह लीजिए, ऑरेंजेस। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड जो पाया जाता है बेसिकली वो टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो। मगर मेजर पार्ट जो ऑक्जेलिक एसिड, मतलब मेजर ज्यादातर जो पाया जाता है वो स्पिनच में पाया जाता है, पालक जिसको कहते हैं, पालक, पालक में पाया जाता है। लेकिन आपके कोर्स में टोमेटो ही सिर्फ दिया हुआ है, तो ऑक्जेलिक एसिड का मेन सोर्स टोमेटो मानेंगे। चलिए यही सवाल आ गया, देखिए 2 बार आया है, 2022 में भी और 2019 में भी आया है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स, टोमेटो कंटेन्स, एक ही बात, ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो जब आ गया तो करेक्ट आंसर हो गया ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, बता ही चुके हैं हम, एसिटिक एसिड विनेगर, सिट्रिक एसिड दोनों में है, एसिटिक एसिड भी दोनों में है। सिट्रिक एसिड सिट्रिक फूड अभी पढ़ाया मैंने, ऑरेंजेस, लेमन वगैरह। टार्ट्रिक एसिड डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग, टेमेरिंड वगैरह, इमली वगैरह में पढ़ाया है, ग्रेप्स अंगूर में ही पढ़ाया मैंने, और बनाना में। लैक्टिक एसिड, नाम से पता चल रहा है, मिल्क, जो खट्टा मिल्क होगा, सॉर मिल्क कहलाता है, या कर्ड कहिए, दही, इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। चलिए, विच वन इज मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन, मेरे ख्याल से फिर वही सवाल आ गया जहां से हमने शुरू किया था, 2025 का सवाल था, 2019 का सवाल है। एसिडिक कौन है भाई? एसिडिक वो होगा जिसका पीएच कम होगा, पढ़ाया है मैंने। गैस्ट्रिक जूस का पीएच HCl की वजह से मैंने कहा 1.2, प्योर वाटर का होता है 7, वाटर एक न्यूट्रल है। लेमन जूस अभी मैंने बढ़ाया था, लेमन जूस में बेसिकली सिट्रिक एसिड वगैरह होते हैं, इसका पीएच नियरली 2 के आसपास होता है, 2.2। ब्लड का 7.4 होता है, ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है या बेसिक होता है। तो यहां एसिडिक पूछा है भाई, एसिडिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस सॉल्यूशन इज, देखिए लिटमस जो है वो पहली बात तो पर्पल कलर का होता है और न्यूट्रल होता है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में इसके कलर चेंज होते हैं। तो लिटमस जो है वो पर्पल कलर का डाई है और नेचुरल है, नेचुरल इंडिकेटर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, एसिड बेस इंडिकेटर होता है, कलर इंडिकेटर है, याद रखेंगे। इसको हम लोग लाइकेन प्लांट से डिराइव करते हैं, लाइकेन प्लांट, थैलोफाइटा के कैटेगरी में आएगा, थैलोफाइटा। और ये बेसिकली एक दो स्पेसीज के म्यूचुअल बेनिफिट के कॉम्बिनेशन का नाम है। इसमें फंजाई या फंगी प्लस एल्गी, इसके कॉम्बिनेशन को हम लाइकेन कहते हैं। तो एक नेचुरल कलर का पर्पल, सॉरी नेचुरल कलर का, पर्पल कलर का नेचुरल डाई है, लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं लिटमस को। एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम
अगर लिटमस पेपर को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो जो ब्लू है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड। और अगर आप बेसिक या अल्कली मीडियम में इसको डालेंगे, बेसिक मीडियम में, तो रेड कलर बदल जाएगा ब्लू में, बेसिक में ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है हमारा लिटमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इज, अगेन पर्पल इज द करेक्ट आंसर। रेड होता नहीं, ब्लू होता नहीं, एसिडिक बेसिक मीडियम रहता तब। ये सिर्फ लिटमस सॉल्यूशन का कलर पूछ रहा है, लिटमस इन एसिडिक नहीं पूछ रहा, लिटमस इन बेसिक नहीं पूछ रहा। चलिए, द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस ब्लू कह दिया है, आप इसको मान के चले, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट किया है। कौन सा सॉल्यूशन, उसका पीएच क्या है? देखो, रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो बेसिक है भाई, बेसिक मीडियम है। और बेसिक मीडियम है तो इसका पीएच जो होगा मोर देन 7 होगा। बेसिक के अंदर पीएच की वैल्यू मोर देन 7 होती है, तो ये है 7 से कम, ये एसिडिक हो गया, ये 5 ये भी एसिडिक हो गया, 4 ये भी एसिडिक हो गया, और ये 10 यही होगा। और देखो पीएच 10 मैंने पढ़ाया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बेस होता है, इसीलिए ये एक्ट करता है एंट एसिड के रूप में, एसिड के खिलाफ काम करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ये तो मैंने पीएच 10 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एमजी हाइड्रोक्साइड मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया। अगर यही होता उल्टा, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा होता तो एसिडिक मीडियम होता, तो 1, 5, 4 सब हो सकते थे आंसर, क्योंकि एसिडिक मीडियम में पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है, और वो हमने गैस्ट्रिक जूस में देखा है, एसिडिक मीडियम या एसिड के अंदर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होती है। जैसे गैस्ट्रिक जूस का 1.2 बता रहा हूं, लेमन जूस का 2.2 बता रहा हूं। चलिए, पीएच ऑफ अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर विल बी। अच्छा सवाल है, थोड़ा समझते हैं इस बात को। देखिए, अगर एसिड है तो इसका पीएच 7 से कम आएगा, और अगर बेस है तो इसका पीएच 7 से ज्यादा आएगा। लेकिन अगर साल्ट है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये साल्ट किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। अगर साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो इसको न्यूट्रल साल्ट कहेंगे, न्यूट्रल साल्ट कहेंगे, और न्यूट्रल साल्ट का पीएच 7 होता है। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता साल्ट के। लेकिन अगर यही स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से मिलकर बना है, वीक बेस से, तो इसको हम लोग एसिडिक साल्ट कहते हैं, एसिडिक साल्ट। और एसिडिक साल्ट का पीएच एसिडिक होने की वजह से 7 से कम होगा। ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर ये साल्ट बना है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, तो जो स्ट्रॉन्ग है वही डोमिनेंट हो जाएगा, इसे हम फिर बेसिक सॉल्ट कहेंगे। और बेसिक सॉल्ट का पीएच बेस होने की वजह से 7 से ज्यादा है। तो साल्ट के अंदर सारी पॉसिबिलिटी है। साल्ट बना किससे है ये जानना है। साल्ट एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का रिजल्ट है। एसिड बेस जब आपस में कंबाइंड होते हैं उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसमें साल्ट बनता है, साथ में बाय प्रोडक्ट में वाटर बनता है। चलिए, लास्ट है कि अगर ये सॉल्ट वीक एसिड प्लस वीक बेस का बन गया तो इसका जो पीएच होगा वो 0 से 14 कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पर या पीके पीके बी वैल्यू पर। चलो, यहां पर जो सवाल हम देखना चाह रहे हैं पहले उस पर आते हैं। अब हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे तो 6 होते हैं, परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके कोर्स में HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम पर पढ़ना। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप पढ़ेंगे HCl, जबकि वीक एसिड में आप पढ़ेंगे सारे ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड, ये हमारा वीक एसिड का एग्जांपल हो गया एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl पढ़ना है। अच्छा, वीक एसिड में उन 6 के अलावा सारे एसिड को मैं वीक एसिड कहता हूं। इसमें सारे ऑर्गेनिक एसिड आते हैं, फॉर्मिक एसिड जिसको मिथेनोइक एसिड कहा था, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, सब आ जाएंगे। लेकिन चलिए, आप एसिटिक एसिड जाने, वीक एसिड का एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल जाने HCl। अब आइए, अगर हम बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पर आप जानिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। एस ब्लॉक का मेटल है सोडियम, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस का एग्जांपल आप जानिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। बस इतनी बातें ही जाननी है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम बना रहे हैं। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से अगर तुम बनाओगे, जिसको न्यूट्रल साल्ट कहा है, तो इसका एग्जांपल क्या आएगा जरा देखो। यहां से एसिड से H निकलेगा, बेस से OH निकलेगा, तो इन दोनों को हटा दो, ये दोनों तो वाटर बना रहे हैं। यहां बनेगा केटायन सोडियम, यहां बनेगा एनायन क्लोरीन। इनका आपस में रिएक्शन कराओगे तो NaCl इज अ साल्ट जिसका pH 7 होता है, जिसको आप न्यूट्रल साल्ट कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनने की वजह से। अब आइए, एसिडिक साल्ट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे लेकिन वीक बेस लेंगे। ये दोनों का रिएक्शन कराओ, देखो एसिड हमेशा H देगा और बेस हमेशा OH देगा, ये तो वाटर बना देंगे। तो अब ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, केटायन पहले लिखते हैं एनायन बाद में, ये बन जाएगा हमारे पास। अब आइए यहां पर बेसिक्स, वीक एसिड, एसिड आपको वीक लेना है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग लेना है, बेस स्ट्रॉन्ग लेना है। चलिए, यहां से OH और H निकल गया तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। लास्ट है, अगर दोनों वीक हुए, ये दोनों यहां से H यहां से OH, तो ये बन जाएगा अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। तो आपको जहन में क्या रखना है, अगर क्लोरीन आ गया तो वो HCl से आया होगा, अगर NaOH मतलब Na आ गया तो NaOH से आया होगा, और अगर एसीटेट आ गया तो वो एसिटिक एसिड से है, अमोनियम आयन आ गया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है। चलिए अब जरा देखते हैं यहां पर जो बनाया गया वो क्या, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस था और ये आया है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड बेस का कॉम्बिनेशन है ये साल्ट, बट स्ट्रॉन्ग की वजह से इसको हम लोग एसिडिक साल्ट कहेंगे। तो इसका पीएच तो एसिड होने की वजह से 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। और यहां लिखा भी है यही एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड। तो ये आप जहन में रखें, साल्ट का पीएच डिपेंड करेगा कि किस रिएक्शन से यह साल्ट बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बना है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के रिएक्शन से बना है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, या फिर लास्ट वाला जो बता रहा हूं मैं, वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बना है। इसको हम लोग कहते हैं साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, या समटाइम्स बफर भी कहते हैं, सिंगल फेज वाला बफर। चलो, तो ये थोड़ा सा आपको जानना था साल्ट के अंदर। अगला है पीएच से रिलेटेड ही सवाल है, इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 4 to 1। अच्छा, पीएच 4 था पहले, अब 1 हो गया, चेंज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जरा समझते हैं बात को। मैंने पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त पीएच का फॉर्मूला पढ़ाया, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो यहां अगर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया है, लॉग का कैलकुलेशन करेंगे, पीएच की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, मैं इसको एक दो एग्जांपल दे देता हूं, फिर बताता हूं। लोगों को यही फॉर्मूला याद रहता है, फिर मैं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। तो अगर मान लीजिए हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, मैं ऐसे ही सोच रहा हूं, 10 पे पावर -1 इतना मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो इसके पीएच की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है जो पावर होता है लॉग वाले में, वो आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1, तो पीएच की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, अगर यही कंसंट्रेशन 10 पे पावर -2 रखता, तो अब पीएच की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये -2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। यही वैल्यू अगर -3 रखूं मैं, तो -3 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पीएच 3 हो जाएगा। ये कंसंट्रेशन ले रहा हूं मैं हाइड्रोजन आयन का। चलो, या तो तुम ऐसे समझो, या दूसरा तरीका है, सर हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है 10 के ऊपर माइनस पीएच वैल्यू। चेक कर लेते हैं। अगर हम चाह रहे हैं हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ये आए, तो 10 के ऊपर हम पीएच की जगह 1 रख देंगे। 10 पे पावर -1, तो पीएच की वैल्यू 1 है, या हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 पे पावर -1 है। अगर आपको पीएच की वैल्यू 2 है, इसी 10 पे पावर रख दीजिए -2, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकल कर आ जाएगा।
तो ये तरीका होता है, अगर आपको पीएच दिया हुआ है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले पीएच की वैल्यू 4 थी, तो पहले हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन रहा होगा 10 पे पावर -4 मोलर, इसीलिए पीएच 4 आया है। देखो यही अगर -4 कर दूंगा तो पीएच की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, इनिशियल। अब फाइनली ये टर्न होकर पीएच की वैल्यू हो गई है 1, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हो गया होगा 10 पे पावर -1। तो आपको जब भी टाइम्स में रिलेशन देखना है तो फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल देखना है। तो फाइनल कंसंट्रेशन है 10 पे पावर -1 और इनिशियल था 10 पे पावर -4। मोलर मोलर तो कट गया, अब ये -4 ऊपर जाके हो जाएगा +4, तो आ गया 1000 टाइम्स। ये हो गया पूरा कॉन्सेप्चुअल, वरना मैं डायरेक्ट बोलता हूँ पीएच जितना यूनिट कम हो। अब यहाँ 4 और 1 में डिफरेंस कितने का है? 3 का, लिहाजा 3 0 लगेगा, आगे 1 लगा दो। 1000 जितना पावर मतलब जितने पीएच का गैप है उतना 0 लगा दो। अगर यही 2 का गैप होता, पीएच 6 से 4 जा रही होती, 2 का गैप होता, 100 टाइम्स होता, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 100 टाइम्स होता। अच्छा, अगर यही पीएच की वैल्यू बढ़ रही होती, 3 से 5 हो गई, तो भी डिफरेंस 2 है, 2। अब यहां डिवाइड में 1 कर देंगे। पीएच का बढ़ना, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटना है, ये पहले ही टॉपिक में यानी पहले क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, माइनस लगने की वजह से ये रिलेशन है। पीएच और हाइड्रोजन आयन में निगेटिव का रिलेशन है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, निगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी, निगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी, पीएच घटेगा, ऐसा मान के चलना है। तो अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कम को आप रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। यही वैल्यू अगर 4 से 6 हो जाता, 4 से 6 हो जाता, फिर से 2 का गैप है, 100 बढ़ रहा है पीएच, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन घटेगा, 1/100 टाइम हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो गया 1000 टाइम। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑरेंज जूस वाज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स इट्स पीएच विल बी। देखिए, डाइल्यूट करने पर होता क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। कंसंट्रेशन का पहले फॉर्मूला जानिए। कंसंट्रेशन बोलो या इसी को मोलरिटी बोलो। फॉर्मूला है मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब मोलरिटी या कंसंट्रेशन मोल के तो डायरेक्टली है, बट वॉल्यूम के इनवर्सली है। तो कंसंट्रेशन इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और आप कह रहे हैं वॉल्यूम 10 टाइम्स कर दिया गया, अगर ये 10 टाइम्स कर गया तो कंसंट्रेशन 10 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। आप जरा देखें ना, यही कंसंट्रेशन हम ले, बाकी सब कुछ को सेम मानकर चलें, 10 टाइम्स कर दें तो ये 10 हो जाएगा, ऊपर जाकर 10 पे पावर -1, यानी कंसंट्रेशन इतना टाइम डिक्रीज हो गया। -1 का मतलब डिक्रीज या रेसिप्रोकल, यही बोल रहा था मैं अभी पीएच को जब डिस्कस कर रहा था, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को डिस्कस कर रहा था। न्यूमरेटर में रहता अगर ये कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर 10 आती तो कहते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 10 टाइम्स है, 1/10 है मतलब घट गया है। तो कंसंट्रेशन 10 पे पावर -1 टाइम घट गया, तो पीएच आपका, पीएच पूछ रहा है, तो पीएच आपका घटेगा -log 10 पे पावर -1, यानी 1 यूनिट घटेगा, 1 यूनिट घटेगा। तो पीएच डिक्रीज करेगा, इसमें कोई शक नहीं, बाय 1 यूनिट। 10 टाइम्स डाइल्यूट करने का मतलब हो गया है कंसंट्रेशन को घटा दिया है आपने। कंसंट्रेशन अगर 10 टाइम्स घटेगा तो पीएच 1 टाइम्स बढ़ जाएगा ना। एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, प्लस में आ रहा है ना, गलत लिख दिया, समझो, इसको क्लियर करो। पीएच आपका 1 टाइम्स बढ़ जाएगा, प्लस में पीएच की वैल्यू आ रही है, बढ़ जाएगा, सही बात है। कंसंट्रेशन कम करोगे, हाइड्रोजन की वैल्यू कम होगी, एसिडिक कम होगा, तो हमेशा 1 यूनिट बढ़ जाएगा। देखो पीएच की वैल्यू प्लस में आएगी तो इंक्रीज बोलेंगे, बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट का बढ़ जाना कहलाएगा। ऑरेंज ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ऑरेंज का पहले पीएच अगर 3 था तो अब इस कंसंट्रेशन पे +1 होके 4 हो जाएगा, तो पीएच की वैल्यू तो बढ़ गई, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन घटा है, पीएच की वैल्यू बढ़ी है भाई, सीधी सी बात है। चलिए, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड। अच्छा देखिए, नाम से पता चल रहा है सोडा एसिड फायर, तो हमें लेना होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा।
खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। इसको जब हम एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहां से एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने की वजह से जहां पर भी कंबशन प्रोसेस हो रहा है, कोई चीज अगर जल रहा है तो ये पूरे को कवर कर लेता है, पूरे को कवर कर लेता है, जिस भारी होने की वजह से, हेवी होने, ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। यहां पे अगर कोई चीज जल रही है तो इसका मतलब ऑक्सीजन जला रहा है, और यहीं पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्प्रे कर दें या कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आए तो कार्बन डाइऑक्साइड इस पूरे कंबस्टिबल सब्सटेंस को, जो फ्यूल था, जल रहा था, उसको कवर कर लेगा, ऑक्सीजन से कट ऑफ हो जाएगा, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करेगा। और मेनली अगर मैं इस एसिड की बात करूं तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मेनली इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, सोडियम सल्फेट बनता है, साथ में वाटर रिलीज होता है। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लूं तो इसके बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तो करते हैं, कार्बोनेट नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हुआ। बाइकार्बोनेट का ही इस्तेमाल करते हैं, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। देखिए बेकिंग पाउडर जो बनता है वो, सही बात तो ये है कि बेकिंग सोडा से बनता है। बेकिंग सोडा अभी पढ़ाया मैंने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कोई एसिड, H+ का मतलब है एसिड, एसिड से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने के बाद बनता है। अच्छा, ये एसिड ज्यादातर टार्ट्रिक एसिड लिया जाता है, जरूरी नहीं कि टार्ट्रिक एसिड हो, समटाइम एसिटिक एसिड से भी काम चल जाएगा। एसिटिक एसिड हो गया, कोई भी खाने वाला सब्सटेंस आप मान लीजिए, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम करके बनाते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। चलिए अब देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, सोडियम भी पाया गया, हाइड्रोजन भी पाया गया, कार्बन पाया गया, ऑक्सीजन इसमें नहीं है। चलो सोडियम ऑक्सीजन कार्बन, सोडियम ऑक्सीजन कार्बन, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, इसमें सोडियम नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, लाइन से सब है। ये तो बड़ा आसान सा रिएक्शन था, इसमें तो 2024 में देखिए सवाल पूछा गया है, सिर्फ आपको एलिमेंट के नाम बता देने थे, वो बाइकार्बोनेट से ही पता चल जाता आपको। Which of the following is an olfactory indicator। देखिए इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक इंडिकेटर होता है जो कलर अलग अलग मीडियम में अपना चेंज करता है, और दूसरा है जो स्मेल, ओडोर चेंज करता है। तो ऑल्फैक्टरी कहते हैं स्मेल या ओडोर चेंज को। मिथाइल ऑरेंज ये आपका कलर इंडिकेटर है, कलर। फिनोल्फ्थालीन कलर इंडिकेटर है। रेड कैबेज कलर इंडिकेटर, ये तीनों के तीनों इंडिकेटर हैं, बट ये कलर इंडिकेटर है। स्मेल इंडिकेटर में आएगा आपका वेनिला एक्सट्रैक्ट। इसके साथ और भी है, जैसे ओनियन आ जाए, नेचुरल भी है और बड़ा पावरफुल है। ये आपका स्मेल चेंज कराने में क्लोव ऑयल आ जाए, लौंग का तेल, तो ये सब आपके स्मेल वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको ऑल्फैक्टरी कहते हैं। Which one of the following types of medicine is used for treating indigestion। देखिए इंडाइजेशन होता है जब आपके स्टमक में पैंक्रियास से, इंडाइजेशन का मेन रीजन है एसिडिक एनवायरनमेंट, HCl का सिक्रीशन जरूरत से ज्यादा होने लगे, कंसंट्रेशन ज्यादा आ जाए, तो इसी को हम इंडाइजेशन कहते हैं। इससे बचने के लिए जाहिर सी बात है, चूंकि ये एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेस को मैं कहता हूं एंट एसिड, एंटी एसिड, या बेस में स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी, सोडियम बाइकार्बोनेट भी अभी पढ़ाया था। ये भी एक साल्ट है, ये साल्ट है, जरा ध्यान से देखो। सोडियम आया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस से, और ये आया है कार्बोनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये वीक एसिड है। हाँ वीक एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, दिस इज बेसिक सॉल्ट, दिस इज बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट है। तो हम एसिड का बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं। अच्छा यहाँ तो आसान सी बात थी कि किस टाइप का मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, तो एंट एसिड या बेस का इस्तेमाल करेंगे या बेसिक सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। बेस डायरेक्ट इस्तेमाल करो, ये बेस है भैया,
बेस डायरेक्ट इस्तेमाल करो या बेसिक सॉल्ट इस्तेमाल करो, एसिड के खिलाफ काम करना है ताकि एसिड का असर कम हो जाए और एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस, इनमें से बेस कौन नहीं है? बेस कौन नहीं है? ये तो बेस है, ये भी बेस है, पढ़ाया था मैंने। ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस, अच्छा ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, फर्स्ट ग्रुप सोडियम पोटेशियम, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। ये है एल्कोहल, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। ये बेस नहीं है, करेक्ट जवाब यही होगा। ये एसिडिक नेचर का होता है, एल्कोहल जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। या एक केमिकल कंपोजिशन याद रखें, केमिकल कंपोजिशन ये है कि मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन है तो ये बेस बनावेगा। अब देखो OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मेटल है सोडियम पोटेशियम, बेस बनावेगा। अगर नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल मेनली कार्बन वगैरह ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आ गए तो ये एसिड बनावेगा। इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना, नॉन मेटल केटायन नहीं होना चाहिए अमोनियम आयन के रूप में, ये एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों मेटल, सॉरी नॉन मेटल है, तो ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा देखो यही अमोनियम, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों का दोनों नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी ये बेस है। वरना इसको पहचानना आसान है, ऑक्सो एसिड के नाम पर इसको पढ़ा जाता है, जैसे कार्बोनिक एसिड, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन एक नॉन मेटल है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन के साथ आ गया, नॉन मेटल के साथ OH अगर आ जाए तो हम लोग इसको कहते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड, नॉन मेटल है उसके साथ OH आ जाए, एसिटिक एसिड। तो बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे क्लोरिक एसिड, क्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, कार्बोनिक, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो ये सब एसिड हैं, ये सब एसिड हैं। इसी कैटेगरी में एल्कोहल भी आता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो ये नॉन मेटल के साथ अगर OH आ जाए तो एसिडिक नेचर का होगा। चलिए, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को जब भी आप रिएक्ट करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम से पता चल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको जब भी आप रिएक्शन करवाइएगा किसी भी चीज के साथ, या तो हीट कर दीजिए तो यहां से CO2 गैस ही निकलेगा और कोई गैस बन ही नहीं सकता। सोडियम गैस बनावेगा नहीं, हाइड्रोजन गैस बनावेगा नहीं, तो यही बनेगा। हाइड्रोजन तो वाटर बनाता है, तो कुल मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनता है। रिएक्ट विद एक्वस HCl, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए आप, एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, रिएक्शन कराने पे वाटर बनेगा, साथ में NaCl बनेगा, NaCl बनेगा, एक साल्ट बन गया, ये वाटर बन गया और ये गैस बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जब भी कभी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाते हैं, रिएक्ट कराते हैं HCl से। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का आपसे पूछ दिया गया है। देखिए सवाल क्या है, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरिक एसिड व्हेन इट अंडरगोज द रिएक्शन एज। देखिए 10th लेवल पर बेसिकली ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहिए था। नॉर्मलिटी पहले समझिए होता क्या है। नॉर्मलिटी का एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अच्छा मोलरिटी तो हमें मालूम है, पढ़ा भी है, डिस्कस भी किया है आज ही के लेक्चर में कि मोलरिटी कंसंट्रेशन कहते हैं, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल बाई वॉल्यूम। मोल लेते हैं सॉल्यूट का, वॉल्यूम लेते हैं हम लोग पूरे सॉल्यूशन का, मोल पर लीटर यूनिट है। ऐसे अगर नॉर्मलिटी को हम डिस्कस करें तो कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी इसमें मोल लेते हैं, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। चलिए उससे अच्छा है कि ये रिलेशन से हम लोग जाने, उतना डिस्कस 11th में बेसिकली करना है ये इस ज्योमेट्रिक चैप्टर में। मोलरिटी क्या है, एन फैक्टर क्या है, ये सबको अभी समझने के लिए सिर्फ इतना जाने कि मोलरिटी तो कंसंट्रेशन है और इसमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसमें कंसंट्रेशन 0.3, एम मतलब मोलरिटी, मोलरिटी की वैल्यू दिया हुआ है 0.3। रह गई बात एन फैक्टर, एन फैक्टर को वैसे तो निकालते हैं जब रिएक्शन देता है,
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। या दूसरा है जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पार्टिसिपेट हो या हाइड्रोक्साइड पार्टिसिपेट करे, यानी एसिडिक और बेसिक मीडियम के बैलेंस रिएक्शन में नंबर कितने हैं। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाइड्रोजन यहाँ 3 और यहाँ 2 5, यहाँ 1 और यहाँ 4 5, हाइड्रोजन बैलेंस है। फास्फोरस 1 पीस, फास्फोरस 1 पीस, फास्फोरस बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 और 2 6, 3 और 2 5। मेरे ख्याल से ये बैलेंस नहीं है, कहीं पे गलती किया, या तो इसको 4 करना चाहिए। 4 और 2 6, 4 और 2 6, हाँ। चार्ज देख लेते हैं, यहाँ 2 निगेटिव है, 2 निगेटिव है, बैलेंस्ड है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, HPO4 पे 2 माइनस है, ठीक है। अब ये रिएक्शन मुझे बैलेंस दिख रहा है। बैलेंस रिएक्शन में आपको मीडियम देख लेना है, बेसिक मीडियम के कितने मोल पार्टिसिपेट किए हैं। OH माइनस के 2 मोल पार्टिसिपेट किए हैं, यही एन फैक्टर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन आसान है, तरीका पता अगर है तो। नॉर्मलिटी बेसिकली होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर रिएक्शन से निकालना बड़ा आसान है अगर मीडियम पता है तो। हाँ, मीडियम नहीं पता होता तो मैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा होता। यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंजेस है, या हाइड्रोजन में क्या चेंजेस है, या ऑक्सीजन में क्या चेंजेस है, वगैरह वगैरह। चलिए खैर, यहाँ तो मीडियम दिया था तो डायरेक्ट हमको एन फैक्टर की वैल्यू पता चल गई, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। दिस इज द नॉर्मलिटी। तो ये टफ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है, उस साल का मेरे ख्याल से टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये 10th लेवल पे है नहीं। नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, नहीं मोलरिटी तो है, वो भी पीएच में पढ़ना है, कंसंट्रेशन। तो मोलरिटी तो मैं मान लूंगा कोर्स का हिस्सा है, नॉर्मलिटी नहीं है। चलिए, वाशिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ, देखो वाशिंग सोडा जो है वो एग्जाम्पल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो रिक्रिस्ट देखो पहले हो समझो वाशिंग सोडा होता क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, जिसको डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, यही होता है वाशिंग सोडा। ये आपको चाहिए, तो ये आपको रिक्रिस्टलाइजेशन कब करना होगा? जब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करेंगे। तो हम लोग एनहाइड्रस कार्बोनेट लेंगे, ये एनहाइड्रस है, सूखा हुआ, इसमें वाटर नहीं है, इसमें हम 10 वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐड कर दें तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा वाशिंग सोडा का। तो वाशिंग सोडा आपको मिलेगा जब आप एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में वाटर ऐड करेंगे, वो भी 10 मोल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा नहीं, ब्लीचिंग पाउडर तो बिल्कुल नहीं। सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही जवाब है, सोडियम हाइड्रोक्साइड गलत जवाब है। करेक्ट आंसर इज डी। एनहाइड्रस नहीं लिखा है, सोडियम कार्बोनेट हाई लिखा है, ठीक है भाई। सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर मॉलिक्यूल अगर हम दे दें तो वापस से वाशिंग सोडा रीजनरेट हो सकता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन की जहां तक बात है तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस CO2 गैस विथ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज। देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस चीज को डिस्कस भी किया था कि जब भी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एसिड के प्रेजेंस में निकलती है। चाहे वो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो डाइल्यूट HCl ले लिया जाए या एक्वस HCl ले लिया जाए, तो वेजिटेबल ऑयल होगा नहीं, सॉप होगा नहीं, इथेनॉल हम ले लेंगे क्योंकि ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का है, लेकिन मेरे पास एक प्योर एसिड है, विनेगर एसिटिक एसिड होता है। तो कैसा भी अगर एसिड डायरेक्ट मिल गया है तो एसिड ज्यादा बेहतर है। एसिटिक एसिड, एक्वस एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा विनेगर, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर एसिडिक मीडियम दे दिया जाए H+, अब ये H+ का सोर्स कोई भी हो, HCl हो, H2SO4 हो, या HNO3 हो, या एसिटिक एसिड हो, वीक एसिड है, वीक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई भी एसिड का सोर्स दे दिया जाए तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो यहां पर विनेगर दे दिया था उसने, इनडायरेक्टली विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड, तो सही जवाब होगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे ख्याल से यहीं तक था और रिजल्ट आपके सामने है। तो ये केमिस्ट्री का पूरा डिस्कशन था लास्ट 10 इयर्स का। ज्यादातर क्वेश्चन जो देखें आप सोडियम बाइकार्बोनेट से पूछे गए हैं, पीएच की वैल्यू पर पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आ गया था जिसको मैं टफ की कैटेगरी में रखूंगा, वो भी 10th लेवल पर नहीं है, 9th 10th लेवल पर। नॉर्मलिटी जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं,
ये सवाल आया था, इसी के बहाने मैंने नॉर्मलिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया कि नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।